हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है नवाचार यानी इनोवेशन। इनोवेशन यानी नवाचार क्या होता है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय की मांग के अनुरूप आज हमें अपने विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भावी अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के तरीकों में काफ़ी व्यापक परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। इन सभी परिवर्तनों के पीछे विद्यालय शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा में होने वाले नवाचारों यानी इनोवेशन का बहुत बड़ा हाथ है। विज्ञान के शिक्षण तथा विज्ञान के अध्यापकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में इस प्रकार के प्रमुख नवाचार कौन कौन से हैं, उनकी प्रकृति, विशेषताओं तथा उपयोगों की जानकारी विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को होना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत अध्याय में कुछ अति महत्वपूर्ण नवाचारों के बारे में आवश्यक चर्चा करना चाहेंगे। टोली शिक्षण यानी टीम टीचिंग। टोली शिक्षण जैसा कि नाम से विदित होता है, ऐसा शिक्षण है जिसे किसी अकेले अध्यापक द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि जिसे एक टोली में शामिल सब व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। टोली यानी समूह में एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी उसे टोली का नाम दिया जा सकता है। इस दृष्टि से टोली शिक्षण शिक्षण का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर इस प्रकार पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं जिससे शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों को सुगमतापूर्वक ठीक प्रकार प्राप्त किया जा सके। पढ़ाने वाली इस टीम में सुविधा अनुसार अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी व्यक्तियों जैसे लिपिक, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सहायक, किसी विषय विशेषज्ञ आदि को भी शामिल किया जा सकता है। पूरी टीम का हर अवस्था में उद्देश्य यही होता है कि मिलजुल कर सर्वोत्तम शिक्षण प्रदान किया जाए। अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। टोली शिक्षण पद को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने के प्रयत्न किए हैं। आइए इनमें से कुछ परिभाषाओं के ऊपर विचार किया जाए। सिंगर। टोली शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक अध्यापक सहयोगपूर्वक ढंग से एक उचित और आपस में तय किए हुए शिक्षण कार्यक्रम के तहत एक निश्चित समय तक एक या एक से अधिक कक्षाओं में शिक्षण के संबंध में आवश्यक तैयारी, शिक्षण और मूल्यांकन कार्य इस दृष्टि से करते हैं कि टोली के सभी सदस्यों की विशिष्ट क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया जा सके। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर टोली शिक्षण की कुछ निम्न विशेषताओं का पता चल सकता है। पहला, टोली शिक्षण कोई शिक्षण की विधि नहीं है, बल्कि शिक्षण के संगठन या व्यवस्थापन की एक युक्ति है जिसके द्वारा कई लोगों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से किए जाने वाले शिक्षण कार्य को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व निभाया जाता है। दूसरा, टोली शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था या शिक्षण अधिगम परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे दो या दो से अधिक शिक्षक अपेक्षित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं। तीसरा, टोली शिक्षण टोली के द्वारा किया जाता है। इस टोली के सदस्य केवल अध्यापक ही हों यह बात नहीं, अन्य काम के व्यक्ति जैसे प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय सहायक, लिपिक, विशेष विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता आदि को भी शिक्षण कार्य में सहायता के लिए टीम में शामिल करना उपयुक्त रहता है। चौथा, टोली शिक्षण सहकारिता तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है। पांचवा, टोली शिक्षण को सहकारिता शिक्षण यानी कोऑपरेटिव टीचिंग का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें टोली के सभी सदस्य अपनी मर्जी से परस्पर सहयोग करते हुए शिक्षण करते हैं। कोई भी सदस्य अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करता, बल्कि समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे की कमी को पूरा करते हुए परस्पर सहयोग करके सामूहिक उत्तरदायित्व निभाने में ही लगा रहता है। छठा, टोली के रूप में सामूहिक उत्तरदायित्व निभाते हुए प्रत्येक शिक्षक एक टीम का कोई भी सदस्य उसमें जिस प्रकार की योग्यता होती है उसके अनुरूप अधिक से अधिक अपना योगदान देने का प्रयत्न करता है। विज्ञान के शिक्षण में टोली शिक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग इन साइंस।
टोली शिक्षण प्रायः निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए विज्ञान शिक्षण स्तर में सुधार लाना। दूसरा, शिक्षक वर्ग में सहयोग एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। तीसरा, विज्ञान की शिक्षकों की रुचियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना। चौथा, विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आयोजन में समय और विद्यार्थियों की संख्या में लचीलापन लाकर उसे अधिक प्रभावशाली बनाना। पांचवा, विशेष रूप से योग्य, अनुभवी तथा विज्ञान विषय में पंडित कहे जाने वाले शिक्षकों की सेवाओं से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करना। छठा, विद्यार्थियों को विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना और विज्ञान के किन्हीं विषयों या प्रकरणों की शिक्षण संबंधी उनकी कठिनाइयों को दूर करना। सातवां, विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में होने वाली गलतियों, पाई जाने वाली कठिनाइयों तथा अपव्यय पर रोक लगाना। टोली शिक्षण का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ टीम टीचिंग। इस तीसरे तथा अंतिम चरण में टीम शिक्षण के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन टीम शिक्षण की शैक्षिक उपयोगिता और उससे करने के दौरान होने वाली कठिनाइयों एवं कमजोरियों से परिचित कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यांकन करते समय जिन संदर्भों को आगे रखकर मूल्यांकन करना होता है वे हैं शिक्षण उद्देश्य, विद्यार्थियों का प्रारंभिक व्यवहार, टीम के सदस्यों द्वारा निभाए जाने वाले उत्तरदायित्व, संसाधनों की उपलब्धि और उनका उपयोग, टीम शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ, विद्यार्थियों का अंतिम व्यवहार और शैक्षिक उपलब्धियाँ आदि। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सभी समुचित मूल्यांकन तकनीकों जैसे मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं, अभ्यास कार्य, गृह कार्य तथा सत्रीय कार्य आदि की जांच संबंधी रिपोर्ट, अध्यापकों की राय आदि को पूरा महत्व देने की कोशिश की जाती है और इस कार्य में जहां जैसी आवश्यकता होती है टोली के सभी सदस्य अच्छी तरह हाथ बटाते हैं। सेमिनार प्रस्तुतिकरण, सेमिनार प्रेजेंटेशन। सेमिनार प्रस्तुतिकरण द्वारा सेमिनार में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं तथा उपयोगों से संबंधित अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने हेतु बहुमूल्य अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। यह एक प्रकार से सामूहिक या समूह अधिगम का एक ऐसा तरीका है जिसमें सेमिनार में भागीदारी निभा रहे सभी अधिगमकर्ता सेमिनार में जो कुछ होता है उससे उपलब्ध अनुभवों के माध्यम से विषय में शिक्षण अधिगम संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत ही सहज एवं प्रभावपूर्ण ढंग से उपलब्धि करने में चेष्टारत रहते हैं। सेमिनार प्रस्तुतिकरण के जो उद्देश्य होते हैं तथा जिस प्रकार की परिस्थितियों में यह कार्य किया जाता है उसी के अनुरूप सेमिनार प्रस्तुतिकरण औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ग्रहण करके विषय के शिक्षण अधिगम में प्रमुख भूमिका निभाता रहता है। अभिक्रमित अधिगम का अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अधिगम अथवा अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में एक प्रभावशाली नवाचार और प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। एक पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित और वैयक्तिक यानी इंडिविजुअलाइज्ड अनुदेशनात्मक प्रविधि के रूप में यह न केवल प्रभावपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए काफ़ी लोकप्रिय सिद्ध हुआ है बल्कि इससे स्वाध्याय, स्वशिक्षण और पत्राचार पद्धति से भली भांति पढ़ना और पढ़ाना भी बहुत सहज और सरल हो गया है। शिक्षण मशीन और कंप्यूटरों के प्रयोग को भी उसी नवाचार से बल मिला है। अनुदेशन और शिक्षण के क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रतिपुष्टि की अपनी मनोवैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से यह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षक व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाकर उनकी शिक्षण कुशलता में पर्याप्त वृद्धि कर सकता है। अपने इन बहुआयामी उपयोगों के कारण आज इसे किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है। इस अध्याय में हम इनके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अर्थ एवं अवधारणा।
मीनिंग एंड कंसेप्ट। सामान्य रूप में अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन से तात्पर्य ऐसे अधिगम या अनुदेशन से होता है जिसे किसी भली भांति अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक या शिक्षण मशीन एवं कंप्यूटरों के माध्यम से दिए जा रहे वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अर्थ एवं अवधारणा से अच्छी तरह से परिचित होने हेतु हम इसकी कुछ जानी मानी परिभाषाओं पर ध्यान देना चाहेंगे। स्मिथ एवं मूरे अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है और प्रायः इसके द्वारा किसी विद्यार्थी को उसकी परिचित पृष्ठभूमि के संप्रत्ययों, प्रनियमों और बोध में एक जटिल और नवीन स्तर पर लाया जाता है। अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्शंस। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ और प्रकृति के संबंध में निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। पहला, अभिक्रमित अनुदेशन अथवा अधिगम वैयक्तिक रूप से शिक्षण प्रदान करने की एक तकनीक है। यह अनुदेशन अथवा शिक्षण विभिन्न स्रोतों अथवा साधनों जैसे अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर आदि के द्वारा शिक्षक की अनुपस्थिति अथवा उपस्थिति दिया जा सकता है। दूसरा, इस प्रकार के अनुदेशन में अनुदेशनात्मक सामग्री को पहले तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर इसे छोटे छोटे उचित पदों में विभक्त कर दिया जाता है। इन पदों को फ्रेम कहकर पुकारा जाता है। तीसरा, अनुदेशनात्मक या शिक्षण सामग्री को किसी एक विशेष इकाई से संबंधित विभिन्न पदों को व्यवस्थित एवं श्रृंखलाबद्ध करने के लिए विद्यार्थियों के प्रविष्ट और अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना होता है। चौथा, वास्तविक अनुदेशन या शिक्षण कार्य विषय वस्तु के सूक्ष्म पद या फ्रेम को अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत करने से प्रारंभ होता है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह फ्रेम अपने में पूर्ण और सार्थक होता है। अधिगमकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इसे अधिक अच्छी तरह सुने अथवा पढ़े और उसके प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करे। पांचवां, अभिक्रमित अनुदेशनात्मक प्रणाली में पुनर्बलन के सिद्धांतों के आधार पर तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने की उपयुक्त व्यवस्था होती है। अधिगमकर्ता द्वारा जैसे ही किसी एक फ्रेम के प्रति अनुक्रिया व्यक्त की जाती है, उसे उसके गलत या सही होने के बारे में बता दिया जाता है। अनुक्रिया सही है, इसका ज्ञान होने पर उसकी अनुक्रिया को पुनर्बलन मिल जाता है। अगर यह सही नहीं है तो वह प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपनी गलती को ठीक कर सकता है और इस तरह पुनर्बलन प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम की उपरोक्त विशेषताओं और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम के अर्थ को व्यक्त कर सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम सुव्यवस्थित रूप से नियोजित, तार्किक रूप में प्रमाणित और प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित वैयक्तिक शिक्षण अथवा अनुदेशन की वह तकनीक अथवा विधि है जिसमें अधिगम के सक्रिय अनुबंधन और पुनर्बलन संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पढ़ाई जाने वाली वस्तु को छोटे छोटे पदों या फ्रेमों में इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध किया जाता है कि एक अधिगमकर्ता को स्वयं अपनी गति से सीखने और आगे बढ़ने का उपयुक्त अवसर मिल सके। रेखीय या बाह्य शैली पर आधारित अभिक्रम, लीनियर और एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। बीएफ स्किनर को रेखीय शैली के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस शैली को स्किनर शैली भी कहा जाता है। यह स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है और यह मानकर चलती है कि अगर अधिगमकर्ता ही हर वांछित अनुक्रिया को उचित पुनर्बलन प्रदान करने का प्रयत्न करे तो इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अधिगमकर्ता को इच्छित अंतिम व्यवहार तक पहुंचाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप एक रेखीय अभिक्रम में अनुदेशन सामग्री अथवा विषय वस्तु को छोटे छोटे विभिन्न सार्थक पदों या फ्रेमों में श्रृंखलाबद्ध कर दिया जाता है। इन पदों को व्यवस्थित क्रम में एक एक करके अधिगमकर्ता के सामने रखा जाता है। अधिगमकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सक्रिय रूप से इन पदों के प्रति अपनी बाह्य अनुक्रिया व्यक्त करे।
अधिगमकर्ता जैसे ही किसी पद या फ्रेम के प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न का उत्तर देता है, वैसे ही उसे अपनी अनुक्रिया यानी उत्तर सही होने की सूचना मिल जाती है। इससे उसके व्यवहार को प्रोत्साहन अथवा पुनर्बलन मिलता है और वह अभिप्रेरित होकर दूसरे पद की विषय वस्तु को सीखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार एक पद से दूसरे पद और दूसरे से तीसरे पर पहुंचता हुआ अधिगमकर्ता विषय वस्तु के सभी अभिक्रमित पदों संबंधित अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है और इस तरह प्रविष्ट व्यवहार यानी एंट्री बिहेवियर से अपनी अधिगम यात्रा प्रारंभ करते हुए वह इच्छित अंतिम व्यवहार यानी टर्मिनल बिहेवियर तक पहुंच जाता है। विभिन्न पदों या फ्रेमों के माध्यम से उत्पन्न इस अधिगम यात्रा को चित्रमय रूप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसा कि चित्र से प्रकट होता है कि इस अभिक्रमित अधिगम में विषय वस्तु संबंधी पदों का क्रम यानी या श्रृंखला और अधिगम का मार्ग पूरी तरह से व्यवस्थित, स्पष्ट और नियंत्रित होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में प्रयुक्त इस अधिगम के स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं परस्पर संबंधित तथा परस्पर निर्भर होने के कारण चित्र रूप में इसकी अभिव्यक्ति एक सरल रेखा द्वारा की जाती है और इसी कारण इसे रेखीय अभिक्रम की संज्ञा दी जाती है। वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए सभी अधिगमकर्ताओं को पूर्व निश्चित क्रम में व्यवस्थित अभिक्रम के सभी पदों से गुजरना इस प्रकार के अभिक्रम की मुख्य विशेषता है। इस अधिक्रमित प्रणाली का नियंत्रण अभिक्रम निर्माणकर्ताओं के हाथ में होता है और इस नियंत्रण के बाह्य रूप को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अधिगम को बाह्य अभिक्रम भी कहा जाता है। रेखीय अभिक्रम में पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि के सिद्धांतों में के उचित पालन के लिए आवश्यक है कि अधिगमकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रस्तुत पद यानी फ्रेम के संदर्भ में सदैव सही अनुक्रियाएं ही की जाएं, अर्थात पदों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर गलत न हों। त्रुटि दर यानी एरर रेट को नियंत्रित करके कम से कम करने के लिए यह आवश्यक है कि विषय वस्तु को इस प्रकार के छोटे छोटे सुसंबंधित पदों में इस प्रकार व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाए कि अधिगमकर्ता को उन्हें समझकर ठीक अनुक्रिया करने यानी उत्तर देने में कोई कठिनाई न हो और वह इस प्रकार संपूर्ण अधिगम मार्ग को बिना कोई त्रुटि किए पार कर सके और परिणाम स्वरूप उसे सदैव सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति ही होती है। अगर कोई अधिगमकर्ता किसी पद के प्रति अनुक्रिया करने में गलती करे या गलत उत्तर दे तो उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह या तो उस पद से संबंधित विषय सामग्री का पुनः अध्ययन करके अपनी अनुक्रिया व्यक्त करे अथवा उसे सही अनुक्रिया से अवगत करा दिया जाए ताकि वह अपनी गलती सुधार कर सही अनुक्रिया कर सके। परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, यहाँ इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि किसी भी अधिगमकर्ता को तब तक अन्य पद संबंधी वस्तु प्रस्तुत न की जाए जब तक कि वह पिछले पद या फ्रेम से संबंधित विषय वस्तु को सीखकर ठीक अनुक्रिया यानी उत्तर व्यक्त करने के योग्य न हो जाए। शाखात्मक अथवा आंतरिक अभिक्रम ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। शाखात्मक अभिक्रम के विकास का श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक नॉर्मन ए क्राउडर को जाता है। क्राउडर ने अपने शब्दों में शाखात्मक या आंतरिक अभिक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढला हुआ वह अभिक्रम है जिसमें किसी बाह्य उपकरण से कंप्यूटर आदि की आवश्यकता नहीं होती। रेखीय अभिक्रम की तुलना में जिसमें अधिगमकर्ता को कोई स्वतंत्रता न देकर सारी बागडोर अभिक्रम और अध्यापक के हाथ में होती है, शाखात्मक अभिक्रम अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह नियंत्रण बाह्य न होकर आंतरिक होता है। एक अधिगमकर्ता को निर्णय लेने का अवसर दिया जाता है ताकि वह अनुदेशन या शिक्षण को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सके, अर्थात स्वयं अधिगम चुन सके। शाखात्मक अभिक्रमकर्ता निर्माण में मुख्यतया एक अभिक्रमक को निम्न मूल्य धारणाओं का ध्यान रखकर चलना होता है।
पहला, अधिगम में अच्छे परिणामों के लिए यह आवश्यक है कि जो विषय वस्तु सीखनी है उसके समग्र रूप में अथवा अपेक्षाकृत बड़े अंशों तथा इकाइयों में अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, अधिगम क्रिया के परिणाम तभी अच्छे निकलते हैं जब विद्यार्थियों को परंपरागत ट्यूटोरियल विधि अपनाकर अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएं। तीसरा, नवीन सामग्री अगर विद्यार्थियों के सामने रखी जाए तो वह अपेक्षाकृत अधिक सीखते हैं और इसी अवस्था में मूलभूत अधिगम यानी बेसिक लर्निंग के संपन्न होने की संभावना अधिक होती है। चौथा, यह मान्यता कि गलत अनुक्रियाएं यानी उत्तर छात्रों के सीखने में अवश्य ही बाधा डालती हैं ठीक नहीं है। एक अधिगम क्रिया में गलत अनुक्रियाओं यानी विद्यार्थियों द्वारा उत्तर देने में त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। आवश्यकता इस बात की है कि इन त्रुटियों का पता लगाकर और उन्हें दूर कर छात्रों का अधिगम मार्ग पर आगे बढ़ना जारी रखा जाए। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अगर ठीक प्रकार से मूल्यांकन किया जाए तो यह अनुभव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस प्रशिक्षण में अगर कोई दोष या कमी सबसे ज़्यादा खटकती है तो वह शिक्षण कला के क्रियात्मक अभ्यास यानी प्रैक्टिस टीचिंग को लेकर ही है। इसका नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन तीनों ही स्तरों का कार्य काफ़ी निराशाजनक है। शिक्षण कार्य से संबंधित विभिन्न कौशलों यानी टीचिंग स्किल्स से परिचय और उनका विकास किए बिना ही प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न विद्यालयों में वास्तविक कक्षा शिक्षण के लिए भेजना उतना ही अविवेकपूर्ण कार्य है जितना किसी तैराक को बिना तैराकी सिखाए छलांग लगवा देना। शैक्षिक तकनीक द्वारा इन कमियों और दोषों को दूर करने के लिए कुछ नवाचारों को विकसित किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण में इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। आगे हम इसके अर्थ एवं प्रक्रिया से परिचित होने का प्रयास करेंगे। अर्थ एवं परिभाषाएं मीनिंग एंड डेफिनेशंस। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाए। दूसरा, एलन एवं ईव के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण को ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं और प्रकृति के बारे में कुछ निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषतया शिक्षण कला के अभ्यास क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा, यह अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है, अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक नहीं समझा जाना चाहिए। तीसरा, यह शिक्षण का अति लघु और सरलीकृत रूप है जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। चौथा, सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उसका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त प्रतिपुष्टि प्रदान करने में काफ़ी सहायक होती है। पाँचवां, शिक्षण कार्य में अनेक अति विशिष्ट कौशलों का समावेश होता है। परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इन कौशलों में प्रवीण होना संभव नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण ही एक ऐसी तकनीक है जो इन कौशलों में परंपरागत होने का अवसर देती है। छठा, सूक्ष्म शिक्षण एक बहुत ही वैयक्तिक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति को बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में किसी एक कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म शिक्षण की उपरोक्त विशेषताओं के संदर्भ में इसकी परिभाषा अब निम्न रूप से की जा सकती है। सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय एक ऐसी विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीक है जिसके द्वारा कक्षा आकार, समय और विषय सामग्री को अल्प मात्रा में सीमित कर अनुभवहीन अथवा अनुभवी अध्यापकों को कुछ विशिष्ट शिक्षण कौशलों के अभ्यास का समुचित अवसर देकर उनकी शिक्षण कला में निखार लाने का प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अवधि पीरियड ऑफ माइक्रो टीचिंग। इस सोपान के अंतर्गत एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाने एवं उचित परिस्थितियों के निर्माण करने का प्रबंध किया जाता है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने भारतीय परिवेश के संदर्भ में निम्न प्रारूप सुझाया है। पहला, छात्रों की संख्या 5 से 10 तक। दूसरा, छात्र वास्तविक या सहपाठी छात्राध्यापक। तीसरा, पर्यवेक्षणकर्ता, शिक्षण प्रशिक्षण और सहपाठी छात्राध्यापक। चौथा, सूक्ष्म पाठ की अवधि 6 मिनट और पांचवा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट। तो शिक्षण व अधिगम का विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि शिक्षण सत्र यानी टीचिंग सेशन 6 मिनट का होता है, प्रतिपुष्टि सत्र यानी फीडबैक सेशन 6 मिनट का होता है, पुनर्योजना सत्र यानी रीप्लान सेशन 12 मिनट का होता है, पुनः अध्यापन सत्र यानी रीटीच सेशन 6 मिनट का होता है और पुनः प्रतिपुष्टि सत्र यानी रीफीडबैक सेशन 6 मिनट का होता है और कुल समय 36 मिनट का होता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और CAI। अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक जैसा कि नाम से ही विदित होता है, एक ऐसे अनुदेशन की ओर संकेत करता है जिसे कंप्यूटर मशीनरी की मदद से संपादित किया जाता है। अनुदेशन प्रक्रिया को स्व अनुदेशित अथवा वैयक्तिक यानी सेल्फ डायरेक्टेड एंड इंडिविजुअलाइज्ड बनाने में इस प्रकार के अनुदेशन को शिक्षण मशीन द्वारा संचालित अनुदेशन से एक कदम आगे तथा अभिक्रमित पाठ्यपुस्तकों यानी प्रोग्राम्ड टेक्स्ट बुक्स द्वारा प्रदत्त अनुदेशन से 2 कदम आगे का नवाचार माना जा सकता है। इस बात की पुष्टि करते हुए हिलगार्ड एवं बाउल लिखते हैं, कंप्यूटर सहाय अनुदेशक का क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि अब इन्हें मात्र स्किनर द्वारा प्रतिपादित अभिक्रमित अधिगम अथवा शिक्षण मशीन के अनुप्रयोगों के रूप में नहीं समझा जा सकता। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक से अभिप्राय ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें सॉफ्टवेयर के रूप में वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री रहती है, उनके बीच एक ऐसी प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी विशेष को अपनी क्षमताओं तथा अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में समुचित सहायता प्राप्त होती है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मूल मान्यताएं, बेसिक एजम्पशंस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। वैयक्तिक स्व अनुदेशन के निमित्त बना कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कुछ निम्न आधारभूत मान्यताओं पर टिका है। पहला, एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान करना। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन हजारों तथा लाखों विद्यार्थियों को एक ही समय में वैयक्तिक स्व अनुदेशन प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। जो कुछ भी किसी विद्यार्थी को अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय विशेष के प्रकरण की जानकारी हेतु चाहिए, वह उसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशक के माध्यम से अनायास ही प्राप्त होता रहता है। दूसरा, विद्यार्थियों की निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्डिंग होते रहना। अनुदेशनात्मक सामग्री को प्रस्तुत किए जाने पर एक विद्यार्थी किस प्रकार की अनुक्रियाएं व्यक्त करता है, अधिगम परिणामों की दृष्टि से विद्यार्थी विशेष का कैसा निष्पत्ति स्तर है, इन सब बातों की कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के अंतर्गत स्वतः ही रिकॉर्डिंग होती रहती है। इस प्रकार की रिकॉर्डिंग के माध्यम से विद्यार्थी को स्व अनुदेशन हेतु आगे क्या करना चाहिए, इस प्रकार की नियोजन संबंधी बातें विद्यार्थी को अधिगम पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सह अनुदेशन कार्यक्रम में लगातार मिलती रहती है। इस तरह से विद्यार्थियों की निष्पत्ति का उत्तरोत्तर स्वचालित रिकॉर्डिंग के माध्यम से लेखा जोखा रखा जाना कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की दूसरी बड़ी मूल मान्यता है। तीसरा, विधियों एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के अंतर्गत यह मूल धारणा कार्य करती है कि सभी विद्यार्थी एक जैसी विधि या तकनीक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और सभी विषय तथा प्रकरणों के अनुदेशन हेतु एक जैसी विधि या तकनीक नहीं अपनाई जा सकती। अतः यह अनुदेशन यह मानकर चलता है कि किसी विषय या प्रकरण के अनुदेशन हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकें या विधियां अपनाई जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने वैयक्तिकता या अनुदेशन सामग्री के अनुरूप अपने अपने हिसाब से किसी एक विधि या तकनीक का चयन करके अधिगम पथ पर उचित रूप से आगे बढ़ते रहें।
कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार माना जाता है? पहला चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, दूसरा साइंस और टेक्नोलॉजिकल फेयर, तीसरा चिल्ड्रन साइंस सेमिनार, चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान शिक्षण में नवाचार कहे जाते हैं? पहला अभिक्रमित अनुदेशन और अनुकरणीय शिक्षण, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण और समूह शिक्षण, तीसरा एक एवं दो दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक व दो दोनों। तीसरा प्रश्न है, तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? पहला है सूचना पट का, दूसरा नवीन प्रकरणों पर वाद विवाद का, तीसरा तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, शिक्षण की किस विधि में शिक्षण का सहकारी रूप देखने को मिलता है? पहला अन्वेषण विधि, दूसरा पर्यटन विधि, तीसरा टोली शिक्षण विधि, और चौथा विश्लेषण विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, टोली शिक्षण विधि। पांचवा प्रश्न है, विज्ञान मेला यानी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? पहला है ऑप्शन विज्ञान संबंधी फिल्मों को, दूसरा चित्र मॉडल को, तीसरा वैज्ञानिक सूचनाएं एवं संग्रहित वस्तुओं के नमूनों को, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो पांचवा का 4th ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है, टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, दूसरा 1965 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, तीसरा 1975 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, चौथा 1980 में इंडियाना विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। सातवां प्रश्न है, टोली शिक्षण में ऑप्शन नंबर 1 कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन 2 अनुदेशन पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता, तीसरा ऑप्शन बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता, चौथा ऑप्शन कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, कक्षा शिक्षण टोली शिक्षण में सामूहिक दायित्व होता है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से क्या सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 इसका स्वरूप अति लघु होता है, दूसरा इसका स्वरूप बहुत सरलीकृत होता है, तीसरा इसमें पाठ्य वस्तु का व्यापक भाग निहित होता है, चौथा इसकी समय अवधि अधिकतम 36 मिनट की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इसमें पाठ्य वस्तु का व्यापक भाग निहित होता है। 9वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है, पहला छात्रों की संख्या पर, दूसरा सूक्ष्म पाठ की अवधि पर, तीसरा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि पर, और चौथा उपरोक्त सभी पर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी पर। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर सहाय्य अनुदेशन की मान्यता है। ऑप्शन 1 एक ही समय में एक से अधिक छात्रों को अनुदेशित करने में, दूसरा छात्रों की निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्ड होते रहने में, तीसरा सही तकनीक के प्रयोग में, चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विज्ञान शिक्षण में निम्न में से क्या नवाचार है? ऑप्शन 1 सूक्ष्म शिक्षण, 2 टोली शिक्षण, 3 सेमिनार, चौथा ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विज्ञान शिक्षण में सेमिनार है, क्या है? ऑप्शन 1 साधारण प्रयोग, दूसरा नवाचार, तीसरा पिछड़ा विचार, चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, नवाचार। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेखीय शैली आधारित अभिक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन 1 बेलार्ड, ऑप्शन 2 स्कीनर, ऑप्शन 3 पियाजे, ऑप्शन 4 सीवी गुड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, स्कीनर। क्वेश्चन 14 में आते हैं, पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 टोली शिक्षण, ऑप्शन 2 कंप्यूटर सहाय्य अनुदेशन, ऑप्शन 3 रेखीय शैली आधारित अभिक्रम, चौथा ऑप्शन है सेमिनार। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यहाँ पर रेखीय शैली आधारित अभिक्रम। क्वेश्चन 15 है, अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है। ऑप्शन 1 अनुदेशात्मक सामग्री को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, ऑप्शन 2 छात्रों के प्रारंभिक एवं अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना, ऑप्शन 3 शिक्षक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में जारी रहना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन 16 में आते हैं, टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन 1, सामूहिक विचार विमर्श होता है। ऑप्शन 2, शिक्षक व छात्र की समान रुचि होती है। ऑप्शन 3, केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है। और ऑप्शन 4, स्वतंत्र ज्ञान पर आधारित शिक्षण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।